Hello my dear students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. Today we are going to start a new chapter in our science. It's Science 1 chapter number 10, Space Mission. Okay, so here is the textbook of our Science 1. Let's start. Chapter 10, Space Missions. Can you recall? Though this part is omitted for the year 2021 board exam, but we will do it because it may be useful to us. What is the difference between the space and the sky? Space and sky में difference क्या है? तो see, I have already written the answer here for you so that we should be able to save time. Sky क्या होता है? The visible portion of the atmosphere and outer space seen by simple eyes without any equipment is known as the sky. जैसे if we look up into the space, अगर हम सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो स्पेस का जितना पार्ट हमको विदाउट टेलीस्कोप दिखाई देता है खुली आंखों से, दैट पार्ट इज कॉल्ड द स्काई. क्या है? द विजिबल पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का जितने दूर तक हमको दिखाई दे सकता है, चाहे वो एटमॉस्फेयर का हो या अगर हमको मून दिखाई दे रहा है या स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, आउटर स्पेस की जो चीज हमको खुली आंखों से दिखाई दे रही है और एटमॉस्फेयर में भी जो हमको दिखाई दे रहे हैं बर्ड्स वगैरह उड़ते हुए वो सब, तो ये स्काई का पोर्शन है. दिस इज द स्काई, द विजिबल पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस सीन विदाउट एनी इक्विपमेंट बाय आवर आईज. इसको स्काई बोलते हैं. और स्पेस क्या है? तो स्पेस तो पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्सपेंस है, पूरा खुला जगह जिसमें सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज और बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व हो रही है एक दूसरे के अराउंड और रोटेट हो रही है. तो वो पूरा 3 डायमेंशनल जो पूरी जगह है, दैट इज कॉल्ड द स्पेस. एंड द स्काई इज अ टाइनी पार्ट ऑफ द स्पेस. स्पेस तो पूरी 3 डायमेंशनल स्पेस, वैसे तो हम 3 डायमेंशनल बोल रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग्स तो कहता है कि 11 डायमेंशंस है. तो स्पेस का मतलब क्या हुआ? पूरी जो दुनिया बनी है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स जो है वो पूरी, उसको हम स्पेस कहते हैं. उसमें वैक्यूम भी है कहते हैं और सेलेस्टियल बॉडीज भी है, सोलर सिस्टम और बहुत सारे सेलेस्टियल हेवनली बॉडीज भी है, वो सब स्पेस होता है. और स्पेस का जितना पार्ट हमको अर्थ से दिखाई दे रहा है खुली आंखों से विदाउट एनी इक्विपमेंट, हम उसको स्काई कहते हैं. तो स्काई छोटा है, स्काई इज अ पार्ट ऑफ द स्पेस और स्पेस जो है वो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है. फिर उसके बाद देखो द सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्या था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम. सी टेक्स्ट बुक का दिस इज पेज नंबर 135. आई होप माय स्टूडेंट्स कि आपके सभी के पास टेक्स्ट बुक होगा. फिर भी मैं काम करता हूँ, आई विल शो यू दिस पेज नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर. हो सकता है किसी के पास टेक्स्ट बुक ही ना हो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट. सो दिस इज आवर टेक्स्ट बुक. You can pause the video and go through the text. ठीक है. Let's now see the second question. The second question is what are the different objects in the solar system? ये देखो आंसर. Different objects in the solar system. The sun, we know. We have already studied chapter number 1 in science 1 gravitation. बहुत डिटेल में इन डेप्थ हमने पढ़े. YouTube पे मेरा लेक्चर्स अवेलेबल है. So the sun and at one of the foci, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. And in the sequence आपको मालूम है, my very educated mother just showed us 9. So Mercury, sun के सबसे पास Mercury है, थोड़ा दूर Venus, फिर उससे दूर अर्थ, फिर उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में मार्स, उसके नेक्स्ट बड़े ऑर्बिट में जुपिटर, उससे दूर के ऑर्बिट में सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन. और वो डिस्टेंस भी चेंज होता रहता है, हमको मालूम है. देन देयर आर एस्टेरॉइड्स आल्सो, है ना. स्पेस में ये प्लैनेट्स वगैरह के साथ साथ कुछ छोटे बड़े पत्थर भी गोल गोल घूम रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. एस्टेरॉइड्स है. फिर आप कहते हो टूटता हुआ तारा कहते हो, है ना, पूछ तारा और हेलिस कॉमेट वगैरह. कॉमेट भी होता है, आपको सब मालूम है. तो लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय अ सैटेलाइट. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज मेंट बाय अ सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या होता है? तो रिमेंबर एनी लाइट वेट ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अ हेवनली any lightweight object revolving around a heavy planet due to the gravitational force of attraction between them is called a satellite. लेकिन हमारे लिए easy definition क्या है? तो ये डेफिनेशन दिस इज गिवन इन नवनीत डाइजेस्ट.
ये डेफिनेशन, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यानी स्पेस में घूमने वाला, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग एनी प्लैनेट, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, चाहे वो मून हो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने जो जो भेजे, स्पुतनिक भेजे है, आर्यभट्ट भेजा है, और एप्पल भेजा है, और इनसैट भेजा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स की सीरीज भेजी है, बहुत सारे। तो चाहे आर्टिफिशियल हो या यानी मैनमेड हो या नेचुरल हो, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, स्पेस में गोल घूमने वाला ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के गोल गोल चक्कर लगा रहा है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। और सैटेलाइट्स दो टाइप्स के हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है और दूसरा हम कहते हैं मैनमेड सैटेलाइट। तो रिमेंबर, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज द मून। मून जो है आपको मालूम है अर्थ के चक्कर लगाता है, तो मून क्या हुआ, मून अर्थ का सैटेलाइट है, क्योंकि मून हल्का है अर्थ भारी है, और मून अर्थ के गोल घूम रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन दोनों के बीच के। दैट इज व्हाई द मून इज द सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देन मर्क्यूरी और वीनस जो है ये इनके कोई सैटेलाइट्स नहीं। मर्क्यूरी सन के सबसे पास में होता है, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, और वीनस को मॉर्निंग स्टार भी, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, दो बार दिखाई देता है अर्थ से ये। एंड गॉडेस ऑफ ब्यूटी पुराने जमाने में कहते थे वीनस को, इसको, और मर्क्यूरी को मैसेंजर गॉड कहते थे लोग। तो मर्क्यूरी एंड वीनस ये दो प्लैनेट्स है, इनका कोई सैटेलाइट नहीं, इनके गोल कोई नहीं घूमता बेचारे। एंड जुपिटर के अराउंड 69 सैटेलाइट्स, नेचुरल बॉडीज उसके 69 उसका जुपिटर का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये हुए सैटेलाइट्स, ठीक है। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द अर्थ हैव, द फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारे अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, जो हमारी अर्थ के गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ठीक है। नाउ आई विल इरेज दिस पोर्शन, यू कैन पॉज द वीडियो स्टूडेंट्स एंड नोट डाउन इफ यू वांट टू। ये आंसर्स है, हालांकि अभी जो हमारा कोविड के ऑनर में ये पोर्शन इस साल के लिए तो डिलीट हो गया 2021 के लिए, बट this is still useful for us. I am going to erase it. Okay students, so that was it on page 135. Let's now move further on that same page. We have discussed the 4 questions given initially at the beginning of the chapter, and now see, man has always been curious about unknown places, and he has always been eager to expand the horizons of his knowledge by exploring the unknown world. We know by nature human beings are very curious. छोटे बच्चों में खास करके क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, but as we grow up many people become more and more curious, and they become later on scientists and explorers. So human beings हमेशा unknown places के बारे में जानना चाहते थे। बचपन में कहते थे मून पर एक खटिया खाट लगा हुआ है, वहाँ एक पेड़ लगा है, एक बूढ़ी औरत बैठती है, बहुत सारी कहानियां लोगों ने उसमें बनाई है। तो लोगों को हमेशा से जानना था कि स्पेस में क्या है। He must have had deep curiosity about the space and the many twinkling stars in the dark sky. डार्क स्काई में बहुत सारे स्टार्स वगैरह दिखाई देते थे। स्टार्स का पोजीशन भी, अपैरेंट पोजीशन बार बार चेंज होता हुआ दिखाई देता था। एंड रिमेंबर इन चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड स्टडीड कि स्टार्स का अपैरेंट पोजीशन कैसे बार बार चेंज होता रहता है। स्टार्स ट्विंकल नहीं होते, ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं, और स्टार्स का ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी एंड टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, लाइट का रिफ्रैक्शन जो है अलग अलग एंगल से होता रहता है, और इससे हमको स्टार्स का पोजीशन चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो जो पोजीशन हमको दिखती है वो ट्रू पोजीशन नहीं होती, वो वर्चुअल अपैरेंट पोजीशन होती है। स्टार होता कहीं है, दिखता कहीं और है। और सेकंड, जहां दिखता है वो भी फिक्स नहीं होता, बार बार एटमॉस्फेयर के चेंज होने के, डेंसिटी या टेम्परेचर के चेंज होने से स्टार का अपैरेंट पोजीशन चेंज होता हुआ दिखाई देता है हमको। तो बहुत सारे लोग इतिहास में दे वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाई डू स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, एंड पहले के लोगों को तो लगता था ट्विंकल होते हैं, तो ट्विंकल होते हुए क्यों दिखाई देते हैं, और ये मून क्या चीज है, ये सब कैसा होगा, बहुत इसमें थियरीज लोगों ने बनाई है। सो ही मस्ट हैव हैड ड्रीम्स टू फ्लाई इनटू द स्पेस। बर्ड्स को देखकर ह्यूमन बीइंग्स ने सोचा काश हम भी उड़ सकते थे, काश हम भी स्पेस में जाते, एंड मस्ट हैव बीन वर्किंग फॉर दैट। और उस समय से ह्यूमन बीइंग्स कोशिश कर रहे हैं स्पेस में जाने की। स्पेस मिशंस, मिशंस जो है बाद में फिर स्टार्ट की ह्यूमन बीइंग्स में, और ह्यूमन बीइंग्स ने, और कौन से मिशंस टू ट्रैवल इन टू द स्पेस। सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हमारा बहुत डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुआ। स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा बहुत डेवलपमेंट हुआ इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 1950 के बाद से हमने बहुत प्रोग्रेस किया है। इट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स मेकिंग स्पेस वॉयज पॉसिबल। फिर स्पेसक्राफ्ट्स बनने लगे, हम लोग स्पेस में मतलब
साइंटिस्ट लोग स्पेस में जाने लगे। सिंस देन मोर देन 1000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, और 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर चुके हैं और वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं और हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे मिल रही है। Additionally, space missions have been undertaken for close observation of various objects in our solar system, और हमने उसमें बहुत सारे कैमरास लगा दिए हैं, टेलीस्कोप्स लगा दिए हैं, ताकि अर्थ के और बाकी जितना स्पेस है आसपास का उस सब का इंफॉर्मेशन हमको मिलता रहे। We will learn about all this in this chapter. ये सब को हम डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। We can classify the space missions into two categories. दो टाइप्स के स्पेस मिशंस इस चैप्टर में, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? स्पेस मिशंस। तो मिशंस दो टाइप्स के हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से दो स्पेस मिशंस होंगे? इन वन टाइप ऑफ मिशंस the objective is to put artificial satellites into orbits around the earth for research and various other useful applications. तो पहला हमारा स्पेस मिशन रहेगा कि बहुत सारे सैटेलाइट्स अर्थ से लॉन्च करके हमने अर्थ का इंफॉर्मेशन बहुत कुछ निकाला है और चल रहा है निकालना इंफॉर्मेशन। So we have to see about these artificial satellites that we have launched into the space to find out more and more about the earth and so that these things will be useful for us. The objective of second type of missions is to send the spacecrafts to outer space for close observations and understanding of the objects in solar system or even outside the solar system. तो हमारा पहला एम क्या था कि अर्थ के ऊपर ही अर्थ के अराउंड हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घुमाने का तैयारी किया है ताकि हमको अर्थ का इंफॉर्मेशन मिले। फिर हम अर्थ की ही इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमारा सेकंड जो स्पेस मिशन चालू हुआ वो हमारा है आउटर स्पेस के बारे में और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में। आपने हिंदी मूवी देखा होगा, क्या नाम है उसका? मिशन मंगल, ऐसा कुछ तो भी नाम है आई थिंक। सो स्पेस मिशंस भी हमने स्टार्ट किए, दूसरे प्लैनेट्स पर भी हम लोग ने जाना चालू किया। और आपको मालूम है मून के बारे में भी हमको पता है, राकेश शर्मा के बारे में अपने इंडिया से, है ना। और लेटेस्ट सी बाद में हम देखेंगे। डू यू नो एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन पेज 135। द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन अ स्पेसक्राफ्ट वाज यूरी गागरिन ऑफ द देन यूएसएसआर। उस जमाने में रशिया के अभी 19 टुकड़े हो गए हैं, 19 अलग अलग टुकड़े, बट इन दोस डेज द यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशल सोवियत रिपब्लिक, एक बहुत बड़ा जायंट कंट्री माना जाता था। और वहां का एक साइंटिस्ट यूरी गागरिन, ये स्पेस में कहते हैं कि पहली बार गए थे स्पेसक्राफ्ट में बैठकर और स्पेस का स्टडी इन्होंने किया। He orbited the Earth in 1961 और यूरी गागरिन कब गए थे? 1961 में। The first person to step on the moon in 1969 was नील आर्मस्ट्रॉन्ग of the USA। अमेरिका के, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है कि ये पहले आदमी थे जो मून पर इन्होंने अपना कदम रखा, ऐसा माना जाता है। हालांकि आपको मालूम है इसके बारे में कंट्रोवर्सी से, उन्होंने वहां फ्लैग लगाया था कहते मून पर, और वो फ्लैग जो है वो लहरा रहा है, हिल रहा है, लेकिन लोगों ने सवाल उठाया कि मून पर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, फिर ये लहरा रहा कैसे है? तो ऑब्जेक्शंस है, कई बोले स्टूडियो में तो नहीं बनाया, बट अब इसका रियलिटी का मैं कुछ ऑथेंटिसिटी गारंटी या इसका ये सच है झूठ है मुझे कुछ नहीं मालूम, ऐसा लोग कहते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून इन 1969। Then Rakesh Sharma of our country India orbited the Earth in 1984 in a Russian spacecraft। अपने इंडिया से राकेश शर्मा जो है 1984 में इन्होंने रशियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अर्थ का चक्कर लगाया। कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन स्पेस एक्सप्लोरेशंस थ्रू मिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय नासा। हाँ, हमको मालूम है कि यूएसए का नासा जो है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने जो मिशंस बनाए थे उनमें हमारे इंडिया से कल्पना चावला का भी बहुत बड़ा रोल है एंड सुनीता विलियम्स का भी बहुत बड़ा रोल है। ये भी स्पेस में गए थे, ये एस्ट्रोनॉट्स थे। स्पेस में जाकर इन्होंने भी बहुत रिसर्च किया, अपने कंट्री ने भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है स्पेस स्टडी के बारे में। इनके बारे में कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स के बारे में आगे और आने वाला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट दीज पीपल, राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स ऑन पेज 142। तो जब वो आएगा देयर वी विल सी इट अगेन। नाउ सी, can you recall which types of telescopes are orbiting around the Earth? So we have studied already in the 9th standard about the different types of telescopes. तो कौन-कौन से टेलीस्कोप्स है? ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है तो हम चैप्टर नंबर 6 में साइंस 1 में पढ़ चुके हो, वी ऑल नो। सो ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी है, ऐसे बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं। ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स
also are there. And third is GMRT के बारे में हमने पढ़ा है, रेडियो टेलीस्कोप। स्पेस से आने वाली रेडियो वेव्स को ये कैच करते हैं और उसको इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। तो इनके बारे में हमने साइंस 1 चैप्टर 10 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ लिया कि इमेजेस कैसे बनती है, कि रे डायग्राम्स वगैरह। सो अभी हमको नहीं कुछ करना है। Why is it necessary to put them in space? ये जो टेलीस्कोप्स है, अर्थ से भी तो टेलीस्कोप लगा के हम देख सकते हैं, बट why have we launched these telescopes into the space? ये टेलीस्कोप जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में लगा दिए हमने। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ का चक्कर लगा रहे और उनमें हमने कैमरास लगा दिए टेलीस्कोप्स के साथ में। तो ये जो टेलीस्कोप से कैमरास उनका वीडियो बना रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं और वो हमको अर्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो स्पेस में क्यों हमने ये टेलीस्कोप्स लगाए हैं? क्या हम अर्थ से ही टेलीस्कोप से ये सब कुछ देख नहीं सकते? तो सी देयर आर सर्टेन रीजंस व्हाई दीस टेलीस्कोप्स आर ये जो है ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स वगैरह जो स्पेस में जो लॉन्च किए हमने, वो क्यों ऐसा? तो आंसर सुनो। अगर हम अर्थ से टेलीस्कोप से देखते हैं, suppose we are on the earth and we want to look at a particular star or we want to look at any other celestial object with the help of a telescope, then what's the problem? Problem number 1 is there are certain heavenly bodies like the stars. स्टार से आने वाला लाइट अर्थ पर आएगा, हमारे टेलीस्कोप में आएगा तो हमको स्टार दिखाई देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उससे जो विजिबल लाइट आ रहा है, विजिबल लाइट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनको कहा जाता है विजिबल लाइट। इसके अलावा बहुत सारी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, गामा रेज है, उसके बाद एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, फिर विबग्योर आता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर रेड के बाद इंफ्रारेड आता है, उसकी रेड ज्यादा वेवलेंथ होती है, और फिर माइक्रोवेव्स है, ओवन में जो यूज करते हैं हम, एंड रेडियो वेव्स है। तो विजिबल लाइट भी आता है स्टार से और रेडियो वेव्स भी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज से आती है, स्पेस से, स्टार्स वगैरह से, अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये अब्सॉर्ब हो जाता है, लाइट थोड़ा स्कैटर हो जाता है, थोड़ा लाइट अब्सॉर्ब हो जाता है, तो उसका जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है, वो स्टार से आने वाले लाइट का ब्राइटनेस कम हो जाता और हमारे टेलीस्कोप में उतना ज्यादा लाइट नहीं आता, तो हमको क्लियर इमेज नहीं दिखाई देता है। यानी we do see that there are stars and other celestial bodies in the space, but clearly हमको नहीं दिखाई देता क्योंकि उनका बहुत सारा लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर 2, टेम्परेचर अर्थ का चेंज होता रहता है, एंड यू नो हॉट एयर बिहेव्स एज अ रेयर मीडियम कंपैरेटिव टू कूल एयर व्हिच बिहेव्स एज अ डेंसर मीडियम। ठंडी हवा हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में पढ़ लिया है कि जो ठंडी हवा रहती है या कंपैरेटिवली ठंडी हवा है वो डेंसर मीडियम का काम करती है, गर्म हवा रेयर मीडियम का काम करती है। फिर एयर का प्रेशर चेंज होता है, जाड़ा एटमॉस्फेयर का लेयर हो तो लाइट का रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होता है, बेंडिंग ज्यादा होता है, लाइट का अब्सॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, और पतली थिन लेयर हो एटमॉस्फेयर की तो अब्सॉर्प्शन भी लाइट का कम होता है और बेंडिंग रिफ्लेक्शन भी कम होता है। तो और का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और एयर प्रेशर चेंज होने के कारण जो अपैरेंट पोजीशन होता है हेवनली बॉडीज का वो चेंज होता है। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले कहा कि स्टार्स जहां होते हैं वहां दिखते नहीं, कहीं और दिखाई देते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस और इन चैप्टर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड थिंग ये भी है कि उनका पोजीशन बार बार चेंज होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि अर्थ से स्पेस से आने वाला जो लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो रेयर डेंसर उसके अर्थ का ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होता है तो लाइट का रिफ्रैक्शन भी कम ज्यादा होता रहता है, तो पोजीशन चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो हमको अच्छे से एक स्टेबल पोजीशन पर स्टार्स वगैरह से हेवनली बॉडीज दिखाई नहीं देती, तो उसका स्टडी भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तीसरा है कि रात में आजकल डिस्को क्लब्स, पब्स और लाइट्स इतने सारे और पे होते कि रात में हमको सेलेस्टियल बॉडीज को, स्टार्स को देखना चाहे तो ये बाकी लाइट्स के कारण और के सिटी लाइट्स के कारण देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है अच्छे से। एंड ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट इतना ज्यादा होता है कि बाकी स्टार्स का लाइट उसके सामने फीका हो जाता है, हमको क्लियरली नहीं दिखाई देता। लेट्स सी द नेक्स्ट इज वेयर डज द सिग्नल इन योर सेल फोन कम फ्रॉम। हमारे मोबाइल फोन में जो सिग्नल आता है वो कहां से आता है? तो रिमेंबर अपने मोबाइल फोन में एक छोटा सा मशीन लगा होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर वेयर डज द सिग्नल इन योर सेल फोन कम फ्रॉम। तो अपने मोबाइल फोन में जो होता है देयर इज अ स्मॉल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड द ट्रांसड्यूसर। अपने फोन में एक चीज लगी होती है, उसका नाम है ट्रांसड्यूसर। वो ट्रांस प्लस प्रोड्यूसर से बनता है, यानी उसका नाम ऐसा बनता है। ट्रांस यानी चेंज, इस पार से उस पार, प्रोड्यूस करना यानी बदलना, बनाना। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये चेंज कर देता है साउंड या लाइट एनर्जी को
या और कोई भी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर देता है। तो मोबाइल फोन में जो हम बोलते हैं कुछ हमारा साउंड या जो लाइट वीडियो वगैरह हम बनाते हैं, किसी का वीडियो शूटिंग करते हैं, तो उसको वो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन के अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है। हमारी जो साउंड होती है, हमने कहा हेलो हेलो हुज देयर, तो हमारी साउंड को, या मुझे अगर व्हाट्सएप पे आपको कोई वीडियो सेंड करना है तो लाइट एनर्जी रहेगी, तो साउंड या लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देगा, या उल्टा भी हो सकता है, वाइसी वर्सा। तो साउंड या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता। फिर ये इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे मोबाइल फोन में सर्किट होता है, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, एलसी पैरेलल सर्किट होता है कैपेसिटर इंडक्टर का। तो लाइट एंड साउंड एनर्जी को करंट बना देता है। फिर इस करंट को हमारा मोबाइल फोन में एक सर्किट होता है, वो आपको 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में पढ़ना है। 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में दिया हुआ है एलसी पैरेलल सर्किट। वो क्या कर देता है, हवा में उड़ने वाले करंट में कन्वर्ट कर देता है, और उस हवा में उड़ने वाले करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वी हैव स्टडीड अल्टरनेटिंग करंट। हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया, मैंने आपको समझा दिया। साइंस 1 चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको समझाया अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। उसका ग्राफ भी मैंने बताया था आपको। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसा होता है, द वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। उसकी वैल्यू 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती, फिर जीरो, कम ज्यादा होती रहती है। अगर आपको भूल गए हो आप कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कैसा होता है, तो फिर से मेरा YouTube लेक्चर अवेलेबल है, मुझे इन्फॉर्म करो, मैं आपको वो लिंक भेजूंगा, यू कैन वॉच इट अगेन। सो अल्टरनेटिंग करंट, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को जनरली इतना डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा इंटायर चैप्टर 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स में दिया स्टेट बोर्ड में, और सीबीएसई में 12th स्टैंडर्ड में दिया है। बट और मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को 12th स्टैंडर्ड में ये सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं, बट 10th में आपको समझाने के लिए मैं इजी लैंग्वेज यूज कर रहा कि अल्टरनेटिंग करंट जो हवा में उड़ सकता है, आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ लो। और हमने पढ़ चुके, ओयरस्टेड ने क्या बताया था, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी है, वेयर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी देयर इज मैग्नेटिज्म। जिस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो आप ये याद रखना कि हमारे मोबाइल फोन से हवा में उड़ने वाला करंट, वैसे भी रिमेंबर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इसको सबसे पहले मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट्स नाम दिया था। तो मैं आपको फिर से ऐसे इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि हमारे मोबाइल फोन से हवा में उड़ने वाला करंट निकलता है, जिससे हम मरते नहीं। सच में हवा में उड़ने वाला करंट नहीं है, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इतना याद रखो, हमारे मोबाइल फोन से हवा में उड़ने वाला करंट निकलता है, और वो करंट कहां से आया, हमने जो हेलो हेलो कहा या जो वीडियो भेजा वो सादा वाला करंट बन गया, अल्टरनेटिंग करंट बन गया वो। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट बन गया, वो ओवरलैप होता है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, एक्चुअली उसको सुपर इंपोज करते हैं। आप इतना ही याद रखो, साउंड एंड लाइट करंट बन जाता है, फिर ये करंट हवा में उड़ने वाला करंट बन जाता है। उन हवा में उड़ने वाले करंट्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल देते हैं। और ये वेव्स क्या होती है, मैंने आपको कॉल किया तो मेरे फोन में एंटीना होता है छोटा सा, वो एंटीना से आजकल इनबिल्ट होता है, पहले बाहर होता था, आजकल मोबाइल फोन के अंदर एंटीना होता है। उस एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी हवा में उड़ने वाला करंट निकलेगा। ये करंट उड़ के फिर जाएगा आसपास के टावर में, है ना। और हर एरिया का एक टावर होता है, वो लोग एक हेक्सागोनल ऐसे एरिया डिवाइड कर देते हैं। जैसे वी लिव इन नागपुर, तो हमारे लिए ये सदर एरिया है, दिस इज अनंत नगर, ये अनंत नगर एरिया है सपोज, एंड फिर ये वाला एरिया मानकापुर है, लेट अस सपोज। सो एक एक एरिया में एक एक वो टावर लगा देते हैं, जनरली 1 या 2 जितने भी जरूरी हो टावर लगा देते हैं। तो ये जो एक एरिया है इसको सेल बोलते हैं। दिस एक एरिया सदर इज अ सेल, अनंत नगर इज अ सेल, मानकापुर इज अ सेल, और हर सेल में नियरली एक टावर वो लगा देते हैं। इसीलिए आप अपने मोबाइल फोन को सेल फोन बोलते हैं। रिमेंबर, कुछ लोग ये ना समझे कि फोन के अंदर सेल या बैटरी यूज करते हैं, वहां वो सेल या बैटरी का काम नहीं है। सेल फोन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एक एरिया में वो काम करता है। तो हमारे फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, पास के टावर में जाती है, वो फिर मोबाइल फोन का जो टावर है वो वेव्स को कैच करता है, उनको एम्पलीफाई कर देता है। करंट जो हवा में उड़ के जो करंट का बेचारा थक जाता है उतने दूर जाते जाते, करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर वो उसको एम्पलीफाई ने करंट की वैल्यू को एनर्जी देके पावरफुल बना के और दूसरे टावर पे भेज देता है। सॉरी, हमारे फोन से निकल के पहले टावर पे गया, टावर से निकल के स्पेस में सैटेलाइट में जाएगा। मैंने आपको कॉल किया, मेरे फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टावर में जाएंगी, पास के कोई भी आसपास के टावर में जाएंगी, जो अगर टावर अवेलेबल है तो, फिर जियो का टावर, एयरटेल का, वोडाफोन का, फिर टावर से जाएंगी सैटेलाइट में, स्पेस में जो सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के अराउंड,
तो सैटेलाइट में जाएंगे और सैटेलाइट से फिर किसके पास भेजना है हमको, किसके फोन में सेंड करना है। समझो मैं अंसार सर, मैंने कॉल किया आपको, तो मेरे फोन से पास के टावर से सैटेलाइट में, सैटेलाइट से आपके एरिया के टावर में आएंगे, आपके एरिया के टावर से फिर आपके मोबाइल फोन में आएंगे। और एंड रिमेंबर जस्ट लाइक लाइट वेव्स, सच में देखा जाए ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में या एयर में सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी सेम होती है। और हमारे मोबाइल फोन से जो वेव्स निकलती है हम उनको रेडियो वेव्स कहते हैं। रिमेंबर रेडियो वेव्स, ये एक टाइप की वेव्स होती है, इनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। हम पढ़ चुके हैं वॉयलेट की वेवलेंथ विजिबल कलर्स में सबसे कम है, विजिबल कलर्स में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड लाइट की, इसलिए दूर दूर से रेड दिखता है, डेंजर सिग्नल रेड होता है, गाड़ी का टेल लाइट रेड होता है। वेवलेंथ ज्यादा होने से उसकी स्कैटरिंग टक्कर कम होती है, दूर से भी दिखाई देता। उससे भी ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, और ये बहुत फास्ट में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड नियरली ट्रैवल करती है एयर से और जल्दी से स्पेस में पहुंच के टावर से जल्दी से कनेक्शन बना देती है। और जब आपके फोन में मेरे फोन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगी तो आपका फोन क्या करेगा, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपके फोन में इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देगा, और ये करंट जो है फिर वो लाइट एनर्जी में या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने आपको कोई वीडियो भेजा तो लाइट एंड साउंड, वीडियो में लाइट एंड साउंड हो जाएगा, और अगर ओनली साउंड भेजा तो वो आपका फोन का ट्रांसड्यूसर उसको साउंड में कन्वर्ट करके आपको सुना देगा। और डिटेल में हम नहीं समझ सकते क्योंकि लेक्चर भी लंबा हो जाएगा और हमारा ये सिलेबस में अपने इतना दिया भी नहीं है। फ्रॉम वेयर डज इट कम टू मोबाइल टावर्स, मोबाइल टावर में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, तो हमारे फोन से मोबाइल टावर में जाती है, मोबाइल टावर से सैटेलाइट में जाती है। हर सब लोग के अपने अपने सैटेलाइट्स भेज देते हैं लोग या हायर कर लेते हैं, फिर सैटेलाइट से वो इंफॉर्मेशन दूसरे टावर में जाती है, डेस्टिनेशन टावर, और डेस्टिनेशन टावर से जिसको कॉल किए हमने उसके पास वो पहुंच जाएंगे। और रिमेंबर मैंने अगर आपको कॉल किया तो आपके फोन की बेल बजेगी, अगर वो साइलेंट मोड पे नहीं है तो आपके फोन की बेल बजेगी, और बेल बजने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए, और वो करंट किसने भेजा, मैंने भेजा। मेरे फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजा, टावर में गई, टावर से सैटेलाइट में गई, सैटेलाइट से दूसरे टावर में, आपके पास के टावर से आपके फोन में आया कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और आपके फोन ने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को करंट में कन्वर्ट किया और करंट से बेल बजी। आपने यस बोले तो फिर उसी करंट से साउंड एंड लाइट वगैरह बनके आपको ऑडियो वीडियो दिखाई देने लग गया या सुनाई देने लग गया। So फिर where does the signal to your TV come from? हमारी टीवी में सिग्नल कहाँ से आता है, तो वही जो भी जी टीवी वाले आज तक या जो भी चैनल वाले होते हैं वो वीडियो शूटिंग वगैरह लेक्चर्स बनाते हैं। जैसे मैं अपना सिंपल एग्जांपल लूँ ना, ये मैंने लेक्चर बनाया, अब मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब वाले क्या करते हैं, इसको स्पेस में अपलोड करने का मतलब अपलोड, ये जो लोड है इतना 2 GB 3 GB का जो लेक्चर है ये पूरा लोड अपलोड हो जाएगा, स्पेस पे जाएगा, सैटेलाइट पे जाएगा, फिर वहां से जमा रहेगा और फिर आपके पास डाउनलोड होगा, फिर है ना, मैं अपलिंक उसकी फ्रीक्वेंसी मैं अपलिंक ऊपर भेजूंगा, आप उसको डाउनलोड करोगे फिर वो लोड को। तो इस तरह क्या होता है, जी टीवी वगैरह वाले टीवी सीरियल वाले अपना प्रोग्राम सीरियल वीडियो शूटिंग करते हैं, उसको फिर वो क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट में बन जाता है, जो वीडियो कैमरा में वो मेमोरी कार्ड SD कार्ड चाहे जिसमें भी होगा इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं LC पैरेलल सर्किट यूज करके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सैटेलाइट में भेज देते हैं। फिर वो सैटेलाइट से इलेक्ट्रिक करंट एम्पलीफाई होके बढ़ के, क्योंकि जब हम अपलोड करते तो करंट जाते जाते थक जाता है बेचारा, सैटेलाइट तक जाते हुए करंट अटेन्यूएट हो जाता है, और सैटेलाइट उसको करंट को और ताकत एनर्जी दे देता, फिर जिसको चाहिए उसके पास वापस सेंड करता। तो जी टीवी वालों का प्रोग्राम सैटेलाइट के पास गया, सैटेलाइट से फिर वो या तो हमारे डायरेक्ट टाटा स्काई D2H वगैरह में आ जाएगा, जो भी डिश छतरी वगैरह यूज करते हैं घर पे उसमें आ जाएगा, उसमें से एक वायर के थ्रू हमारी टीवी में आ जाएगा सेट टॉप बॉक्स के थ्रू, या तो फिर पुराने जमाने में डिश, एक बहुत बड़ा डिश छतरी होती थी, एंटीना एक ही पर्सन के पास होता तो उसके घर में आता था और वो अपने वायर से केबल वाले भैया सबके घर में केबल पहुंच जाते थे। आजकल वो काम भी होता है सेट टॉप बॉक्स के थ्रू, लेकिन हम D2H, एयरटेल, डिश टीवी वगैरह लगा के डायरेक्ट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कैच करते हैं। और आजकल के आप लोग के लिए समझना बहुत आसान हो गया, बहुत से लोगों के घर के ऊपर डिश छतरी रहता है, फिर वो एंगल सेट करते, पोजीशन सैटेलाइट से मैच करवाते, वेव्स रिसीव करते, दैट इज इट। यू मे हैव सीन through photographs you may have seen photographs showing the position of monsoon clouds over the country in the newspaper। ये इमेजेस कहाँ से आते हैं, तो ये सैटेलाइट्स होते हैं जो क्लाउड्स वगैरह के पिक्चर्स लेते हैं थोड़े थोड़े देर में, और के अराउंड रिवॉल्व होते समय पिक्चर्स लेते हैं, वो पिक्चर्स फिर हमको पहुंचते हैं यहाँ और पर। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस, स्पेस मिशन जरूरी क्यों है, Why are these स्पेस मिशंस इंपॉर्टेंट, हम ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं स्पेस में, इसका क्या फायदा है,
हमने स्पुतनिक भेजा, आर्यभट्ट भेजा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट भेजा है, चंद्रयान भेजा था और बहुत सारी चीजें हम भेजते जा रहे हैं स्पेस में अर्थ के अराउंड घुमाने। इसका बेनिफिट क्या है? तो सी, हमारी बुक में जितना किया मैं उतना ही समझाऊंगा, अदरवाइज इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू द स्पेस मिशंस। अब वर्ल्ड जो पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, पूरी दुनिया अब बड़ी नहीं, हमारे लिए छोटी बन गई है। हम अमेरिका से कुछ भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, है ना, फिंगर टिप्स पर हमारा सब कुछ आ जा रहा है। टुडे वी कैन कॉन्टैक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकंड। एक सेकंड के अंदर अंदर हम 3 लाख किलोमीटर भी दूर कोई होगा हमसे तो हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन्स के थ्रू। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट्स सिटिंग एट होम। इंटरनेट के थ्रू हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह के थ्रू हम एक जगह बैठकर देख सकते हैं। यू ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो है पुराने जमाने में उसको एडवांस्ड आरपानेट कहते थे। अब उसका इंटरनेट भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उन लोग को ये सब पढ़ाया जाता है। तो हम इजीली याद रखेंगे इंटरनेट यानी इंटरनेशनल नेटवर्क, WWW बर्नर ली ने सबसे पहले यूज किया था, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ड्यू टू इंटरनेट एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप्स। इंटरनेट के कारण हमको इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है स्मार्टफोन से। इट हैज बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट अबाउट नेचुरल कैलामिटीज ऑल्सो। हमको कल क्या होने वाला है उसके बारे में इंटरनेट पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिल जाती है न्यूज के थ्रू। एंड वी कैन टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। तो पहला क्या है, पूरा वर्ल्ड से कहीं से भी शॉपिंग वगैरह किसी पर्सन को कांटेक्ट किया जा सकता है। फ्यूचर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कैलामिटीज की हमको इंटरनेट से डायरेक्ट मिल जाती है। क्या होने वाला है, कौन सा प्लेनेट का क्या हो रहा था, बारिश ओले छोले क्या बरसने वाले हैं। During war, it is possible to get information about the actions of the enemy through aerial surveillance using satellites. एक और एप्लीकेशन यूज ये है कि सॉरी बैटरी डाउन हो रहा है। सो अगर कहीं वॉर चल रहा है, अभी आपने देखा इंडो चाइना अपना वॉर का कंडीशंस बन गया था, तो हम लोग ने टिकटॉक वगैरह बैन कर दिए थे अपने इंडिया में। तो वॉर के समय क्या होता है, वी कैन कीप अ वॉच यूजिंग दीज सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स पूरे अर्थ का चक्कर लगा रहे, तो हम हर देश पर हम लोग नजर रख सकते हैं कि कहीं कोई कंट्री हम पर अटैक तो नहीं करने वाला, किस कंट्री की आर्मी सोल्जर्स हमारे देश के तरफ तो नहीं आ रहे। सो सर्वेलेंस हम उन पर ध्यान रख सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स। और इंटरनेट के थ्रू, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू हम फॉसिल रिजर्व्स का भी पता लगा सकते हैं कि अपने इंडिया में कौन से विलेज में या कौन से सिटी, कहाँ की जमीन में गोल्ड बहुत सारा छुपा हुआ है, कहाँ मैंगनीज बहुत ज्यादा है मेटल, या कहाँ एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा मिलेगा। एक्चुअली वो स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेंड करते हैं, कौन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। फिर अर्थ के अंदर जो भी गोल्ड, सिल्वर जो कुछ भी होगा, इससे ये वेव्स रिफ्लेक्ट होके जाते हैं और उससे हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो हमको बता देता है कि कितने किलोमीटर गहराई में कौन कौन सा मेटल हमको मिल सकता है। तो फॉसिल रिजर्व्स या कोयला, कोल, पेट्रोलियम, वाटर, बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंड मिनरल्स यानी ये गोल्ड, सिल्वर वगैरह कहाँ मिलेगा, कितना मिल सकता है, उसका एक अंदाज हमको मिल जाता है। Therefore, there are unlimited applications of space missions. Actually, these applications uses are unlimited. हमारे बुक में कुछ ही दिया है। पहला क्या दिया है कि वर्ड श्रिंक हो गया है, हम किसी भी दूर के पर्सन को इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमको मिल जा रही है, ये सेकंड थिंग हो गया। थर्ड क्या हो गया, नेचुरल कैलामिटीज फ्यूचर में जो होने वाली है हमको उसका मालूम पड़ जाता है, ये तीन हो गई। चौथा क्या हो गया, वॉर अगर कहीं चल रहा है कंट्रीज के बीच में तो हम हमारे एनिमीज पर हम ध्यान रख सकते हैं, कौन से देश के सोल्जर्स, फाइटर प्लेन्स हमारी तरफ आ रहे हैं और हमने क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अर्थ के अंदर क्या क्या फॉसिल रिजर्व्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का तो ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कौन सा मेटल कहाँ कितना मिल सकता है अर्थ में, ये हमको मालूम हो जाता है। फॉरेस्ट कहाँ, जंगल कितने हैं, कितनी जमीन खुली है, कहाँ फॉरेस्ट है, बारिश कहाँ हो रही है, ये सब भी पता चल जाता है। तो दीज आर द थिंग्स। टुडे स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन इनएविटेबल पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। जिस नेशन के पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नहीं है, जिसने लॉन्च नहीं किया, वो देश बहुत पीछे रह जाते हैं। नाउ सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। A natural satellite is an astronomical object orbiting the Earth or any planet. Natural satellite का मतलब है जैसे मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो हम पहले उसका डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। The moon is the only natural satellite of the Earth. मून जो है अर्थ का एक ही एकलता एक नेचुरल सैटेलाइट है। Some other planets in the solar system have more than one natural satellite.
Similarly, if a man-made object revolves around the Earth or any other planet in a fixed orbit, it is called an artificial satellite. So what is an artificial satellite? A man-made object which is revolving around a planet, around our Earth or any other planet in a fixed particular orbit, then we call it an artificial satellite or man-made satellite. The first artificial satellite Sputnik was sent into space by Soviet Union in 1957. Students, मैं आपको ये पेज भी दिखाना भूल गया. You can have a look at this page of our textbook. ये देख लो, ये जो अंकल है इन्होंने ये अंकल ने कॉल किया, इनके फ़ोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली यानी हवा में उड़ने वाला करंट निकला, ये टावर में गया. एम आई राइट? ये एरो का डायरेक्शन किधर दे रहा है? ओके, ये ZTV वालों का है प्रोग्राम. उन्होंने ZTV प्रोग्राम बनाया, देश छतरी से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ सेंड कर दिए? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में सेंड कर दिए. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ये जो ZTV का जो प्रोग्राम चल रहा है, पवित्र रिश्ता चल रहा है, या स्टार कौन से चैनल का आता है मुझे नहीं मालूम, वो ये अंकल देख रहे होंगे, समझो उनको वेव्स आ रही. इसी से टावर तक भी वेव्स पहुंच रही, इसी से ये टावर वाले तक भी आ रही है, और ये टावर के थ्रू ये अंकल को भी वेव्स पहुंच रही. सैटेलाइट फ़ोन डायरेक्ट कैच कर लेता है सैटेलाइट से, अदरवाइज दूसरे फ़ोन टावर के थ्रू रिफ्लेक्ट होके टावर के थ्रू वेव्स ट्रांसमिट होके हम तक आती है. ठीक है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट. एंड यू कैन रीड द पैराग्राफ गिवन हियर. नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस. यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट. Okay, now see students, artificial satellite, the first artificial satellite was called Sputnik. तो पहला जो artificial satellite था उसका नाम था Sputnik. And उन लोगों की लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में USSR ने भेजा था एक्चुअली, और रशियन लैंग्वेज में Sputnik का मतलब होता अ फेलो ट्रैवलर. और फर्स्ट स्पेस में जो एनिमल गया था अदर देन ह्यूमन, वो फर्स्ट जो स्पेस में हमने एनिमल भेजा था वो लाइका था, डॉग था, बेचारा मर गया. The first artificial satellite Sputnik was sent to space by Soviet Union in 1957. 1957 में फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में द USSR ने भेजा, यानी रशिया बोल देते हैं उसको, रशिया ने भेजा. टुडे मोर देन 1000 सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ. और अभी 1000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं, और उसमें से पुराने कुछ खटारा हो गए, टूट फूट भी हो गए, कुछ तो काम भी नहीं कर रहे. बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, स्पेस डेब्री, स्पेस गार्बेज. स्पेस में सैटेलाइट्स का कचरा होता जा रहा है, डर है कि कहीं कोई एक दूसरे से टकरा ना जाए. So today more than 1000 satellites are orbiting the earth. The satellites work on solar energy. सैटेलाइट के अंदर कैमरा होता है, कंप्यूटर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वहां कौन चार्जिंग के लिए वायर लगाएंगे स्पेस में जाके, तो इसलिए सोलर पैनल्स लगा देते हैं उसमें बहुत सारे. अब सोलर सेल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर नंबर 5 में. तो सोलर एनर्जी पर ये सोलर सेल चलते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से उसमें कंप्यूटर्स एंड टेलीस्कोप्स एंड सब काम करता है. The satellites work on solar energy. So solar photovoltaic panels are attached on both sides of these satellites. आपने देखा है अभी थोड़ा देर पहले कि we have solar cells. ये देखो, ये सोलर पैनल इधर भी लगा दिए हमने और इधर भी सोलर पैनल लगा दिए. ये सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी. सोलर सेल्स का कलेक्शन होता है, पैनल बोलते हैं, और उस एनर्जी से फिर हम ये सब कुछ चला सकते हैं, मशीन, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उसमें. So solar photovoltaic panels are attached on both sides of these satellites like wings. Instruments are installed in the satellites to receive and transmit signals from and to the earth. और उसमें फिर रिसीवर होता है एक, और एक ट्रांसमीटर लगा होता है. रिसीवर हमारा मोबाइल फोन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजे वो रिसीवर रिसीव करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, एनर्जी दे देगा, और फिर ट्रांसमीटर दूसरी जगह उसको ट्रांसमिट कर देगा. The satellites have various other types of instruments depending on their functions. सैटेलाइट्स में बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं. वन सच सैटेलाइट इज शोन इन फिगर 10.1, और यहाँ पर एक सैटेलाइट का पिक्चर उन्होंने दिया है बुक में. सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट आर एंड फ्रॉम द सैटेलाइट टू अ मोबाइल फोन. सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट, और से सैटेलाइट पे सिग्नल्स भेजे जाते हैं, एंड फ्रॉम द सैटेलाइट टू अ मोबाइल टावर, फिर मोबाइल टावर में आते हैं, मोबाइल फोन में फिर सिग्नल्स रिसीव किए जाते हैं हमारे. These satellites are sent into the space to perform various functions. Depending on their function, satellites are classified into the following types. कौन-कौन से satellites हमारे पास? तो INSAT, Indian National Satellite, ये जो येलो बॉक्स में दिया है, सी स्टूडेंट्स,
INSAT is Indian National Satellite. देन GSAT, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये मैं आपको थोड़ा रुक कर नेक्स्ट लेक्चर में भी GSAT का मीनिंग फुल कंप्लीट समझाऊंगा. जियो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस यानी अर्थ एक चक्कर गोल गोल रोटेट होती है 24 आवर्स में, और ये सैटेलाइट भी अर्थ का एक चक्कर जो गोल घूम के रिवॉल्व करके 24 आवर्स में करता है. तो हमको ऐसा लगता है कि ये सैटेलाइट हमारे सामने ही खड़ा है, यानी अर्थ जितनी स्पीड से गोल घूमी उतनी स्पीड से ये भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है. तो इसका मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. फिर हमारे पास है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. देन IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. GSLV, ये जो है GSLV और PSLV, ये हम इजी लैंग्वेज में इनको रॉकेट बोल सकते हैं. यानी ये सैटेलाइट को ऊपर लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट को रॉकेट पे बैठा के ऊपर भेज देते. रॉकेट जो वो ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन सैटेलाइट जो रॉकेट के जो स्टेजेस है, फ्यूल टैंक्स वगैरह टूट के गिर जाते हैं, और ओनली ऊपर स्पेस में क्या घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है. ठीक है, वो आएगा आगे टॉपिक, तो आई विल एक्सप्लेन. तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. लुक एट द नेक्स्ट पेज. फिर नेक्स्ट पेज के बारे में देखो, दिस इज़ द नेक्स्ट पेज. मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा स्टूडेंट्स. दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इजी एंड स्मॉल चैप्टर. टाइप्स ऑफ सैटेलाइट. वेदर सैटेलाइट का काम क्या होता है, फंक्शन स्टडी करता है और भविष्यवाणी करता है वेदर के बारे में, मौसम डे टू डे क्या हो रहा है. कौन से सैटेलाइट से काम करते हैं, वेदर का इन्फॉर्मेशन कौन देता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसैट, ABC वगैरह है, और GSAT, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. और इसको लॉन्च करने के लिए कौन सा मशीन यूज़ करते हैं हम, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. SLV यानी लॉन्च व्हीकल. ये देखो सी, ये जो है ना सैटेलाइट, सी स्टूडेंट्स एक बार इसको अच्छे से देख लो. ऊपर में जो है सैटेलाइट लगा देते हैं, और ये फ्यूल टैंक्स होते हैं. फर्स्ट फ्यूल टैंक है, उसमें सॉलिड फ्यूल है, ये जलेगा, फिर रॉकेट ऊपर जाएगा, सेकंड स्टेज जलेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, थर्ड स्टेज जलेगा, वो ऊपर जाएगा. स्टेज यानी उसके अंदर फ्यूल जलेगा, फोर्थ स्टेज का फ्यूल जलेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, और ओनली रॉकेट जो वो ओनली सैटेलाइट जो वो स्पेस पे चक्कर लगाएगा. बाकी जो 4 स्टेजेस या 2 स्टेजेस जो है, ये सब टूट के नीचे गिर जाएंगी. ठीक है, स्पेस में. ये जब टॉपिक आएगा तो देयर आई विल एक्सप्लेन. फिर उसके बाद देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट. द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट. कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करता है, अलग अलग लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, बातचीत करवाता है. अगर अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से बात करना है, ये करवा देगा. और इसका भी ठेका कौन संभाल रहा है, इनसैट एंड GSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. और इनको लॉन्च किससे, कौन से रॉकेट पे बैठा के इसको लॉन्च किए. रॉकेट समझ रहे हो ना, लॉन्च करने का मतलब क्या है, रॉकेट के ऊपर बैठा के स्पेस में भेज देना. रॉकेट टूट के गिर जाएगा, मैं रॉकेट बोल रहा हूँ, एक्चुअली इसको लॉन्च व्हीकल कहते हैं. तो रॉकेट टूट के गिर जाएगा, ओनली सैटेलाइट स्पेस में रहेगा. तो इनसैट एंड GSAT. थर्ड है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट. ये ब्रॉडकास्ट टीवी सीरियल वगैरह ब्रॉडकास्ट करता है, पवित्र रिश्ता, अनुपमा, एंड आपके जो भी फेवरेट सीरियल्स होंगे, डोरेमोन, नोबिता एंड शिनचैन वगैरह, ये टेलीकास्ट करते हैं टेलीविजन प्रोग्राम. इनसैट एंड GSAT मल्टीपर्पज़ मल्टी फंक्शन वाले. इसको भी GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. लॉन्च यानी ऊपर भेजना, व्हीकल यानी रॉकेट. जियो सिंक्रोनस यानी अर्थ जितनी स्पीड से गोल घूमती है उतनी स्पीड से ये रॉकेट, ये सैटेलाइट भी अर्थ के चक्कर 12 महीने लगाते रहते हैं. नेविगेशन सैटेलाइट का क्या काम है, ये GPS के लिए काम में आता है हमारा. यानी आप जो गूगल मैप वगैरह देखते हैं ना, आजकल कार के स्क्रीन में लगा होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है कि कहाँ जा रहे हैं हम, किधर पलटना चाहिए. और आजकल एड्रेस तो बहुत से लोग लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से गूगल एड्रेस देते हैं अपना. मैं यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड करता हूँ तो उसमें भी एड्रेस दिया होता है, तो गूगल से हमको एड्रेस पता चलता है. आपने देखा वेब, ओला वगैरह वाले, उबेर वाले भी ये गूगल मैप यूज़ करते हैं. तो इंडियन रिमोट IRN क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. नेविगेट करने का मतलब है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ये PSLV, पोलर सैटेलाइट. अब ये GSLV और PSLV में क्या डिफरेंसेस है मैं बाद में समझाऊंगा. जियो सिंक्रोनस वाले जो सैटेलाइट्स रहते हैं, ये अर्थ से बहुत दूर चक्कर लगाते हैं, बहुत दूर में चक्कर लगाते हैं. और पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ के नज़दीक से चक्कर लगाते हैं, ताकि नज़दीक का अर्थ का व्यू, क्लियर व्यू मिले इनको. तो हमारा जो गूगल मैप वाला जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के बहुत नज़दीक से चक्कर लगाता है. ठीक है, बहुत कम होता है, उसका हाइट भी मैं आपको बताऊंगा आगे, इसी चैप्टर में दिया है, आप खुद पढ़ भी सकते हो आगे चाहे तो. मिलिट्री सैटेलाइट जो इन्फॉर्मेशन देते हैं हमको, कौन से देश की आर्मी किस देश पर की तरफ जा रही है अटैक करने वगैरह वगैरह. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, फॉसिल फ्यूल्स कितने, कहाँ फॉरेस्ट है, कितना डेजर्ट एरिया है, समुंदर कहाँ है, पोलर में आइस, पोलर रीजन में आइस कितना है, और नेचुरल रिसोर्सेज के वगैरह बारे में हमको गाइडेंस देता है. कहाँ बाढ़ आई, कहाँ भूकंप आया, ये सब हमको दिखाई देता है, पता चलता है. ये कौन करता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करता है. और इसको कैसे लॉन्च की हमने, कौन से रॉकेट पे बैठा है,
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रिमेंबर पोलर का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, वी नो दैट आवर अर्थ इज लाइक दिस, तो इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं एंड इसको हम साउथ पोल कहते हैं। तो कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो पोलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। पोलर ऑर्बिट में मतलब ये ऐसे ऑर्बिट में घूमते हैं, ऐसे वर्टिकल। तो इस ऑर्बिट में घूम रहे तो इनकी हाइट बहुत कम होती है और के बहुत नजदीक से 200-300 किलोमीटर या 400-500 या ज़्यादा से ज़्यादा 800, मेरे ख्याल से अपने बुक में 2000 तो नहीं दिया है। हाँ, नियरली मीडियम और लो अर्थ ऑर्बिट्स, तो ये जो है नियरली 200-500 किलोमीटर ऊपर पे अर्थ के चक्कर लगाते हैं और 200-500 किलोमीटर से फोटोज वगैरह इजीली कैमरा से वीडियो शूटिंग कर सकते हैं। जैसे आज शादी पार्टी में आप लोग देखते हो ड्रोन घूमता रहता है एक, और वो हमारी वीडियो शूटिंग करता है शादी पार्टी में, हम क्या खा रहे, कितना खा रहे, कैसा खाना दबा रहे, सब देखता है। तो ये हो गया। और दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट जो पोलर सैटेलाइट क्यों कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से चक्कर लगा रहा है। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो रहता है वो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है। यहाँ इक्वेटर है, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ है, वी नो इक्वेटर क्या होता है। तो इक्वेटोरियल सैटेलाइट जो रहता है वो ऐसा चक्कर लगाता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल समझो, इक्वेटोरियल प्लेन में, यानी इधर के इक्वेटर से इधर के इक्वेटर पर ऐसा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। और ये बहुत दूर होता है, नियरली 35,780 किलोमीटर दूर अर्थ से। नियरली इसका डिस्टेंस जो है लगभग 36,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से। और इसके पीछे भी रीजन है। आप बोलेंगे सर ये पोलर सैटेलाइट 500-800 किलोमीटर इतने नजदीक से अर्थ के चक्कर लगा रहा है, 150, 200, 300, 500 किलोमीटर इतना नजदीक से अर्थ के चक्कर लगा रहा है, और ये 36,000 किलोमीटर इतने दूर से क्यों घुमा रहे सर इसको? तो इसके पीछे रीजन है, मैं बाद में समझाऊंगा। जो सैटेलाइट अर्थ से जितना दूर जाके चक्कर लगाएगा, जितने दूर के ऑर्बिट में लगाएगा, वो उतना धीरे धीरे घूमेगा, और जितना धीरे घूमेगा तो अर्थ के साथ साथ घूमेगा वो। जैसे अगर मैं अर्थ हूँ और ये ब्लू पेन जो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अभी डोंट वरी अबाउट जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, आने वाला है ये टॉपिक। फिलहाल थोड़ा सा याद रख लो, ये ब्लू पेन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, मैं अर्थ हूँ, अभी मुझसे बहुत दूर चला गया 36,000 किलोमीटर। तो ये क्या करेगा, बहुत धीरे धीरे घूमेगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया, तो ये धीरे धीरे घूमेगा। और इसकी स्पीड इतनी रहेगी जितना मैं अर्थ हूँ, मैं 24 घंटे में एक चक्कर घूम रहा, तो ये मेरा चक्कर लगाएगा और इसका भी एक चक्कर कितने में होगा, तो नियरली 24 आवर्स में इसका भी एक चक्कर कंप्लीट हुआ और मेरा भी हुआ। इसने रिवॉल्व किया, मेरे चक्कर लगाया 24 घंटे में और मैंने अपने आप का चक्कर लगाया, और खुद गोल घूमती 24 घंटे में, और ये भी। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसकी स्पीड और मेरी स्पीड, अर्थ की स्पीड और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की स्पीड सेम हो गई। तो स्पीड नियरली सेम होने से क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा 12 महीने मुझे पर नजर रख रहा है सामने के सामने। तो मिनिमम 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स अर्थ पे भेज दिए तो पूरी अर्थ को वो कवर कर लेते, पूरे अर्थ पर 24 घंटे नजर बनाए रख सकते हैं। और कैसे रखते हैं ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ वी विल स्टॉप हियर, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। 2 या 3 लेक्चर्स में हम ये पूरा चैप्टर 3 लेक्चर्स में नियरली वी विल फिनिश इट अच्छे से समझ कर। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। कोई डाउट रहेगा तो डू कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी।